नमस्कार बच्चों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के पाठ 2 निराला भाई नामक पाठ पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। सर्वप्रथम हम लेखिका का परिचय करेंगे। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 जनवरी 1907 को उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी भाषा जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप जितनी सिद्धहस्त कवित्री के रूप में चर्चित हैं, उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात हैं। आप छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ हैं। आपके लिखे रेखा चित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते ही हैं, साथ ही साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। इसलिए वे काव्यात्मक रेखा चित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा उपाधि से संबोधित किया है। कि प्रमुख कृतियां निहार रश्मि, नीरजा, दीप शिखा, सांध्य गीत, यामा, कविता संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, रेखा चित्र श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था, निबंध आदि हैं। अब विधा परिचय करेंगे हम। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा आपका विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। पाठ परिचय। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे। फक्कड़ अर्थात गरीब, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा, उसे क्या काव्य में उतारा। तातिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता था। तातिथ्य मतलब दूसरों की सेवा करने में, दूसरों की सहायता करने में। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता, उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। वे मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया है। पाठ स्पष्टीकरण। एक युग बीत जाने पर भी लेखिका स्मृति से एक घटा भरी श्रावणी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी हैं। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए। उड़ना तो दूर की बात है। एक दिन लेखिका जो है निराला भाई जी से पूछ बैठती हैं कि आपको किसी ने राखी बांधी है। अवश्य ही उस प्रश्न पर लेखिका के सामने बंधन शून्य और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने लेखिका को क्षण भर के लिए चौंका दिया था। उतने में निराला भाई कहते हैं, कौन बहिन, हम जैसे भुक्कड़ को कौन बाप भाई बनावेगी। ये उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, लेखिका सोच बैठती है। यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भरती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना से उत्पन्न मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। लेखिका दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भरकर ऐसी अनेक चित्र कथाएं डाक डालती हैं। फिर लेखिका जो है निराला भाई जी के उनके अस्त व्यस्त जीवन के बारे में बताती है कि वो किस प्रकार उनका जीवन जो है वो अस्त व्यस्त रहता है और उसे वो व्यवस्थित करने की कोशिश करती हैं। निराला जी के अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर लेखिका आज भी
हंसी जाती है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। निराला जी को वही पूंजी उन्होंने लेखिका के पास जमा कर दिया, जो उन्हें खर्च करने का बजट बनाने के लिए कहते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है। वे जानते हैं कि कार्य करने के लिए कितना दुष्कर है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकस्सी में 30 दिन बीत जाते हैं। लेखिका ने निराला जी की बजट बनाए, जो इस प्रकार थी। नमक से लेकर नापित अर्थात नाई तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र लेखिका ने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया, तब पहली बार लेखिका को लगा कि अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर उन्हें गर्व हुआ। पर दूसरे ही दिन से उनके गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। फिर हुआ क्या, वे सवेरे ही पहुंच गए। कौन? निराला जी सुबह पहुंच जाते हैं और 50 रुपए चाहिए ऐसा कहते हैं। किसे? लेखिका को। तो लेखिका जब पूछ बैठती है कि क्यों, क्या करोगे आप, तो निराला जी उत्तर देते हैं कि किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई, और फिर दूसरे ही दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया, और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा, अर्थात लेखिका के हिस्से में आ पड़ा। एक सप्ताह में लेखिका समझ गई कि यदि ऐसे ऑर्डरदानी मतलब दान करने वाला, उन्हें कोई रोका जावे तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। अर्थात लेखिका कहती है कि अगर मैं इनकी दान करने की जो स्थिति को नहीं रोक पाऊंगी, तो ये मुझे भी अपने ही स्थिति में लाकर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। फिर लेखिका कहती हैं कि तब से लेकर अब तक मैंने उनका बजट बनाने का जो साहस है वो किया ही नहीं। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसे नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे। जो साधन मात्र है वो संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए। यहाँ इसका अर्थ ये है कि जब लेखिका कहती है कि बहुत समय बाद उनके जो वस्तुएं थी, उनके जो व्यवहार थे, वो दूसरे किसी के अन्य कष्टों को दूर करने के लिए वो हमेशा उसी ध्यान में लगे रहते थे। एक दिन संध्या के समय मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो उनके यहाँ अतिथि के रूप में आते हैं। धन्यवाद। इसके आगे का पाठ स्पष्टीकरण जो है वो हम भाग 2 में पढ़ें।